हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक सरकारी कंपनी की, एक पीएसयू कंपनी की जो ये लेंडिंग के बिजनेस में ही है। तो हमने काफी कम पीएसयू एनबीएफसी के बारे में कवरेज किया है। ठीक है, अब हम आईआरईडीए को भी कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या कहानी है। देखो, पीएसयू एनबीएफसी को जैसे आईआरएफसी है, आईआरएफसी को मैंने अभी तक कभी भी कवर नहीं किया। मैंने क्यू4 में भी नहीं किया था और क्यू1 में भी अभी तक नहीं किया था। आगे चल के कर लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई पीएसपी एनबीएफसी, आईआरईडीए या आईआरएफसी, इन सबको कवर करो। तो ठीक है, कर लेते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, एक तो सरकारी कंपनी होने की वजह से ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट ऐसा डामाडोल सही रहता है। तो कोई कोई क्लियर कट ये नहीं रहता कि अब ये काफी लंबे समय तक यही मैनेजमेंट रहेगा। उठा के कभी भी उठा के सीईओ चेंज कर देते हैं, ये इधर का आदमी उधर चला जाता है, उधर का इधर आ जाता है। और उसके बाद भी जो पीएसयू का बुल रन आया है, उसमें तो इनके वैल्यूएशन तो छप्पर फाड़ के निकल गए। कुछ समझ में ही नहीं आता कि मतलब किस कैसे कैसे वैल्यूएशन निकालोगे आप इन सब सारी कंपनियों का। अगर हम इनकी भी देखें तो ये भी आज की डेट में प्राइस टू बुक एट 8 टाइम्स बिक रहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डेढ़ घंटा पहले हमने पढ़ा था इंडिया शेल्टर अपना एयूएम ग्रोथ दिखा रहा है करीबन करीबन 37-38% के आसपास से। और वो कंपनी बिक रहा है 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। ये कंपनी दिखा रहा है अपना 34% का यूएम ग्रोथ, और ये बिक रहा है 8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं एक ऐसी कंपनी पे जो कंपैरेटिवली थोड़े रेट पे, या चलो मैं कह रहा हूँ सेम रेट पे भी ग्रो कर रहा है, बट उसका प्राइस टू बुक मल्टीपल 2 गुना है एक दूसरी कंपनी के मुकाबले। तो मैं ऐसी कंपनी में क्यों ही माथा मारने की कोशिश भी करूंगा। तो इसलिए कवर नहीं किया था। पर चलिए फिर भी देख लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। बिजनेस को ट्रैक करना ज्यादा जरूरी है। हमारी थ्योरी तो गलत हो सकती है, सही हो सकती है, उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो तो समय ही बताएगा। बट ठीक है, ट्रैक कर लेते हैं, हमें पता चलेगा कि कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो सारी चीजें अभी हम देख लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप से शुरुआत करें तो मार्केट कैप इनका रफली रफली 69,000 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और ये एक पीएसयू लेंडर है जो सारा का सारा रिन्यूएबल स्पेस को फंडिंग करता है। अब आप चाहे कोई भी चीज ले लो, चाहे अगर कोई कोई सरकारी कंपनी को, जैसे अगर अगर राजस्थान में कोई सरकारी कंपनी चाहती है कि हम एक सोलर प्लांट बिठाएं, तो सोलर प्लांट बिठाने के लिए ये लोग फंडिंग कर देते हैं। कोई तमिलनाडु में कंपनी चाह रही है कि हम विंड फार्म बिठाएं, विंड फार्म बिठाने के लिए ये लोग फंडिंग कर देते हैं। या और कोई भी चीज हो, अब सपोज कोई कोई भी स्टेट अपने स्टेट में चाहता है कि हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाएं, इलेक्ट्रिक बैटरी स्टोरेज स्टेशन लगाएं, तो उनके लिए ये लोग फंडिंग कर देते हैं। तो ये जो भी रिन्यूएबल वाला खर्चा है ना, जो जो भी लैंडिंग है, वो ये कंपनी उसमें उसमें महारत है और वही लैंडिंग करते हैं। इनका और कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। ना इनके पास लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ना इनके पास होम लोन है, ना इनके पास क्रेडिट कार्ड लोन है, पर्सनल लोन है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल लोन है। तो यही कहानी है। अगर मैं बात करूं इनकी इनकी तो अगर एकदम स्पेसिफिक बात करें तो सोलर, हाइड्रो, ट्रांसमिशन, विंड, इथेनॉल, एनर्जी एफिशिएंसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन, चार्जिंग इंफ्रा, इन सारी जगह पर ये लोग लैंडिंग किया करते हैं। अगर हम नंबर पे आ जाए, अच्छा चलो नंबर से पहले एक और देख लेते हैं। इनको इस बार नवरत्न का स्टेटस भी मिल गया। ये सरकारी कंपनियों को मिलता है, अच्छी बात है, मिल गया, वेल एंड गुड। पर ठीक है, अब आगे चल के हम नंबर देखते हैं। अगर हम देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा बाय 32% ऑन अ वाई लेवल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा बाय 31% ऑन अ वाई लेवल, और पैट बढ़ा बाय 30% ऑन अ वाई लेवल। तो ठीक है, ग्रोथ रेट में कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रोथ ग्रोथ अच्छा आ रहा है, ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज है, अब क्या ये ग्रोथ सस्टेन रह सकता है? क्या इंडिया में नेक्स्ट नेक्स्ट 10 साल रिन्यूएबल का इतना ग्रोथ आएगा, नहीं आएगा? दैट इज क्वेश्चनेबल। अब देखो, आप कुछ भी कह लो कि भाई पीएम सौर उदय योजना में स्कीम निकली है, उसमें जो जो सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। बट ये सारे ऐसे बिजनेस मॉडल है जो बहुत नए हैं। अब नया बिजनेस मॉडल में कोई पुराना हिस्ट्री तो है नहीं। होम लोन पिछले 50 साल से दिया जा रहा है, 50 साल से होम लोन दिया जा रहा है, तो हमें पता है कि होम लोन का पैसा कितना सिक्योर्ड है, पूरा साइकिल कैसे चलता है। आप एक लोन देते हो, उसके जो जो जहां पर घर बन रहा होता है उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, उसके हिसाब से लोन देते हो। सारी चीजें हमें पता है कैसे क्या होती है। बट ये जब इंडस्ट्री में आया है, तब आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ये अब सपोज क्या है कि अगर इनका सपोज कोई कोई हाइड्रोजन वाला प्लांट नहीं चला, चल के फॉर सपोज इनका हाइड्रोजन वाला जो पूरा का पूरा सेगमेंट है रिन्यूएबल में, वो मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया, तो अगर इनके सारे के सारे जो हाइड्रोजन प्लांट्स को इन्होंने फंडिंग किया था, वो लॉस में चले गए, वो घाटे में चले गए, वो बंद हो गए, या उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो आप क्या करोगे? तो इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, बट फिर भी करंटली अगर हम करंट स्टेटस देखें तो कंपनी अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है, 31-32% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आ रहा है।
जो बहुत अच्छी चीज है। 31-32% का एयूएम ग्रोथ लाना कोई मजाक वाली बात नहीं है। और वो भी तब जब आपका एक ही प्रोडक्ट हो, आप सिर्फ रिन्यूएबल पे फोकस कर रहे हो, आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, आप कोई गोल्ड लैंडिंग नहीं कर रहे, होम लोन नहीं कर रहे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ बैठ के रिन्यूएबल पे लोन दे रहे हो और उसी से आप 34% के आसपास का एयूएम ग्रोथ लेके आ रहे हो। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर डिस्बर्समेंट की बात करें तो डिस्बर्समेंट वर ऑल्सो ऑफ 68% ऑन अ वाई वाई लेवल, तो ये भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव भी कर गया ऑन अ वाई वाई लेवल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल फ्लैट रहा, और नेट एनपीए थोड़ा सा, ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा इंप्रूव भी किया। नेट एनपीए फ्लैट रहा, ग्रॉस एनपीए इंप्रूव कर दिया। अगर मैं बात करूं, ग्रॉस एनपीए इंप्रूव किया फ्रॉम 3.1% टू 2.2% ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड improve from 2.36% to 2.2% on a quarter on quarter level। तो quarter on quarter level, वाई वाई लेवल दोनों जगह हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव भी होती हुई दिखी है। अगर नेट एनपीए नंबर की बात करें तो नेट एनपीए नंबर भी इंप्रूव हुआ ऑन अ वाई वाई लेवल और स्टेबल रहा ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और नेट एनपीए नंबर था करीबन करीबन 0.95% के आसपास का नेट एनपीए नंबर था। अब देखो, आगे अगर हम देखें तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ना, कॉस्ट ऑफ फंड्स स्टेबल रहा और जो यील्ड है वो बढ़ गए। और कॉस्ट ऑफ फंड्स स्टेबल रहा और यील्ड बढ़ गए, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर देखने को मिला निम्स में एक्सपेंशन देखने को मिला। जो पहले सब 3% के आसपास के निम्स थे, वो बढ़ के 3.3% के आसपास के निम्स हो गए। तो ये बहुत बेहतरीन स्थिति है। अगर आपका निम्स एक्सपैंड कर रहा है तो इससे बढ़िया बात तो आपकी क्या ही हो सकती है। अगर हम देखें थोड़ा सा इनका एयूएम का सेगमेंटेशन समझें तो हमें पता चलेगा 76% तो आता है हमारे प्राइवेट प्लेयर से, 24% आता है पब्लिक से, और उसमें से भी अगर हम देखें तो 27% जाता है हमारा सोलर और थर्मल प्लांट्स की तरफ, 17% विंड की तरफ, 12% हाइड्रो की तरफ, 44% अलग अलग सेगमेंट, भाई ईवी चार्जिंग के लिए दे दिया, बैटरी स्टोरेज के लिए दे दिया, इथेनॉल के दे दिया, हाइड्रोजन के लिए दे दिया, 50 और चीजें हैं रेन्यूएबल्स में, उन सब के लिए दे दिया। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। आईआरईडीए भी हमने कवर कर लिया। देखो, जहां सारी चीजें ठीक है, सारी चीज एक्सेप्टेबल है, आपकी एसेट क्वालिटी सुधर रही है, बहुत अच्छी बात है, आपका एवीएम ग्रोथ आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, आपका डिस्बर्समेंट ग्रोथ आ रहा है, सब कुछ ठीक है आपकी कंपनी में, सब कुछ ठीक है। एक बार के लिए हम नया बिजनेस मॉडल भी झेल लेंगे कि भाई वो भी हम समझ लेंगे कि भाई कैसे कैसे वर्किंग होती है एक हाइड्रोजन प्लांट की। अब सपोज वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाता तो किस तरीके से रिपेमेंट आता है, वो सारी चीजों पे भी हम दिमाग लगा लेंगे। बट आप एक चीज समझो ना, आपका वैल्यूएशन तो, और दूसरी कंपनी जो आपसे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रही है उनसे 2 गुना 3 गुना है ना, तो फिर मैं आपके अंदर पैसा कैसे डाल दूं? तो यहाँ पर वैल्यूएशन प्रॉब्लमेटिक चीज है। और एक और चीज है, यहाँ पर कंपनी कौन कौन नहीं करता। अभी जैसे अभी 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 न्यूज आ रही है, न्यूज चैनल के थ्रू ये न्यूज आ रही है कि ये अपना अपना इक्विटी डाइल्यूशन करके पैसा उठाएंगे। अब देखो, कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी एनबीएफसी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल होता है पैसा। अगर पैसा ही, उसको पैसा आगे लेंड करना है तो उसके लिए पैसा रॉ मटेरियल हुआ, और अगर आपको पैसा उठाना है तो उसके लिए आपको इक्विटी डाइल्यूशन करना ही पड़ेगा। एक पॉइंट पे लेवरेज पहुंचने के बाद आपको इक्विटी डाइल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो कंपनी आगे चल के इक्विटी डाइल्यूशन भी करने की सोच रही है, ऐसा बाजार में खबरें आ रही हैं, क्योंकि कोई कोई मैनेजमेंट से तो डायरेक्ट बात होती ही नहीं, तो मैनेजमेंट की तो हमें कमेंट्री सुनने को मिलता ही नहीं, कोई कौन कॉल ये लोग करते ही नहीं। तो चलिए, यही थी कहानी, हमने सारी चीजें बता दी, जो जो भी हमें पता था हमने देख लिया कि भाई इनका आगे चल के हो सकता है इक्विटी डाइल्यूशन हो जिससे ये फंड रेस करें, और बाकी सारी चीजें भी हमने हमने देख ही ली। तो चलिए, यही थी कहानी आईआरईडीए की। बस वही है प्रॉब्लम कि वैल्यूएशन समझ में नहीं आता कि कहाँ ही है वैल्यूएशन, मतलब आसमान छू रहा है वैल्यूएशन। 34% का ग्रोथ वाली कंपनी 8.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे बिक रहा है, तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।